हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर दो और दो से ज़्यादा वेक्टर अगर गिवन हो तो वो सारे वेक्टर का रिजल्टेंट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा, वो सारे वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर्स की बात किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि अगर मान लीजिए आपको दो वेक्टर गिवन हो तो आप दोनों वेक्टर को रिजल्टेंट किस तरह से निकालते हैं। जहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी सीखा था जो कि कुछ इस तरह से था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। याद है आपको? तो वहां पे हम लोगों ने केवल दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखा था। लेकिन मान लीजिए क्या केवल आपको दो वेक्टर ही दिया जाएगा रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको दो से ज्यादा वेक्टर भी दिया जा सकता है जिसको आपका रिजल्टेंट कैलकुलेशन करना हो सकता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं, अगर दो या दो से ज्यादा, वैसे हम दो के लिए सीख चुके हैं लेकिन ठीक है, हम उसकी भी थोड़ा बहुत बातें करेंगे और उसके बाद हम उस पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो हमें यहाँ इस वीडियो में एक्चुअली में सीखना है कि दो से ज्यादा वेक्टर अगर गिवन हो तो वो सारे वेक्टर का रिजल्टेंट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो हम अच्छे तरीके से समझेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हम जानते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि हम वहां तक भी पहुंच पाएंगे जहां तक कि हम नहीं जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कि इस दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। यानी आपको ए वेक्टर और बी दो वेक्टर है, जैसा कि देखिए ए हमें 3 न्यूटन दे रखा है, इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो देखिए मैं ए को वेक्टर बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है 3 न्यूटन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो मुझे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही मालूम है। इसका मतलब ए जो है वो एक वेक्टर है। क्या ये बात समझ में आया? तो हमें ए और बी दोनों का ही रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि हमने बहुत ही पहले दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से सीखा हुआ था, और वहां पे हमने एक फॉर्मूला भी सीखा था जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। यानी हमें दो वेक्टर मालूम हो और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मालूम हो तो आराम से हम दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए वेक्टर इधर है, बी जो है वो इधर है वाई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं है? तो यहां मुझे मालूम है ए और बी दो वेक्टर है जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर आपको याद हो तो हमने बहुत पहले आपको बताया भी था कि अगर दो वेक्टर हो और दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों का रिजल्टेंट के लिए हम √a² + b² सीधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम a² + b² + 2ab cos थीटा जब लिखेंगे तो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट इसमें हम लिखने वाले हैं। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा ए और बी दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब मुझे नहीं मालूम कितना एंगल पे होगा एक्स डायरेक्शन से, लेकिन मुझे मालूम है कि इस दोनों का रिजल्टेंट होगा। मैं रिजल्टेंट को चलिए आर बोल देता हूं, ठीक है? तो आर मुझे निकालना है कितना आएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं अगर आर बात करूं जो कि ए और बी का रिजल्टेंट होगा, तो आपको अगर मैं बेसिक फॉर्मूले की तरफ लेके चलूं तो यहां पे a² + b² + 2ab cos थीटा, ऐसा आपने पढ़ा था। यहां पे थीटा जो था वो दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल था जो कि यहां 90 डिग्री है। तो यहां जब आप थीटा को 90 डिग्री रखेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, जब आप थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो यहां पे cos 90 बनेगा 0, जो कि ये पूरा पार्ट हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। तो यहां से जो रिजल्टेंट बनेगा वो सिंपली होगा √a² + b²। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे दो वेक्टर है और दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें रिजल्टेंट के लिए क्या करना है? √ दोनों का स्क्वायर करके सम कर देना है। तो यहां सिंपली बताइए, दोनों का हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है जो कि ए वेक्टर जो है वो 3 न्यूटन है, तो मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूं। बी जो है वो 4 है, देखिए डायग्राम में यहाँ पे, तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। तो ये जो बनेगा वो √ बनेगा 25, जिसका जो बाहर निकलेगा या 5 निकल जाएगा। यानी जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना आया? 5 न्यूटन आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहां पे हमें केवल रिजल्टेंट मिला है, जो कि हमें कैलकुलेट भी करना था कि जो ए है और बी है उस दोनों ही वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा। तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया कि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 5 न्यूटन होगा, जो कि ए और बी दोनों के बीच में होगा। अब देखिए सीधा ए और बी के बीच में होगा तो वो तो कहीं भी हो सकता है, तो हमें यह भी बताना होता है इसमें कि बताइए हमें कितना एंगल पे है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या करता हूं, अल्फा मान लेता हूं कुछ देर के लिए। सपोज कीजिए ये अल्फा है, ठीक है? तो हमें अल्फा अगर मान लीजिए मैं निकाल लूं तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं ना कि जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे 5 न्यूटन है। तो एग्जैक्टली मैं लोकेशन के साथ बता सकता हूं, मैग्नीट्यूड भी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं? अल्फा निकालने वाला हूं। अब ये निकालने के लिए हमने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया था। चलिए यहां ध्यान दीजिए, वही चीज को मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं, tan अल्फा। अब tan अल्फा के लिए हमने एक बड़ा सा फॉर्मूला लिख करके आपको दिया हुआ था, है ना? लेकिन उस फॉर्मूले को नहीं, आप डायग्राम से सीखिए
देखिए अल्फा ये है, आपको लिखना है क्या, टेन अल्फा। टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे सिंपल समझिए, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, सिंपल। तो क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं होगा तब क्या करेंगे वो हमने बहुत पहले समझा हुआ था। तो यहाँ 90 डिग्री है, ये 4 परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा और ये जो है वो बेस की तरह, क्योंकि बेस किसको बोलते हैं, जिससे एंगल सटा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। तो ये, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4/3 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एंगल के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा लीजिए। तो यहाँ 4/3 बन गया और टेन अल्फा 4/3 है, इसका मतलब आपको याद होगा, याद है कि नहीं, अगर 10 मान लीजिए अगर 4/3 है, इसका मतलब अल्फा जो होगा वो 53 डिग्री होगा। तो आप फाइनल आंसर आप बता सकते हैं कि जो ए और बी का रिजल्टेंट है वो दोनों के बीच में यहां किसी एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंगल पे 5 न्यूटन आएगा। अब एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है ये। क्या ये बात आपको समझ में आया? यही चीज अगर वाई एक्सिस से बोला जाएगा तो पूरा एंगल 90 है, ये 53, तो ये कितना हो गया 37। तो आराम से कहीं से भी पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए वैसे हम ये सारी चीजें अभी तक जो भी हम लोगों ने बात किया है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बस उसी को एक तरह से रिवीजन किए हैं ताकि जब आगे हम समझेंगे तो ये सारी चीजों को हम लिंक कर पाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, ये तो कंप्लीट है ना आपका, ठीक है। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहां देखिए ए हमें दे रखा है एक्स डायरेक्शन में और जो बी है वो हमें माइनस एक्स डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पे दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है कि ए और बी का रिजल्टेंट कहां पे होगा। तो अगर कहां पे होगा तो मैं मोटा मोटी आइडिया तो लगा ही सकता हूं कि ए इधर है, बी इधर है, तो रिजल्टेंट इस दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। अब कहां पे एग्जैक्टली आएगा, वो कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो चलिए जिधर भी आएगा मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करता हूं, सीधा इसको खींच देता हूं लाइन को कि दोनों का बीच का जो रिजल्टेंट है यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट है उधर है। तो ये देखिए मोटा मोटा मैं बता सकता हूं दोनों का रिजल्टेंट इधर आने वाला है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो वहां से भी। ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, तो ये भी 45 बन जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है ये 90 है, तो 90 प्लस 45 135 बन जाएगा। तो वहां से इस फॉर्मूले का यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं यहां पे, क्योंकि थीटा बन जाएगा 90 प्लस 45 यानी 135 डिग्री। तो आप थीटा को 135 रखिए, आ जाएगा। लेकिन हम जरा ध्यान दीजिए, हम उसकी तरफ नहीं जाने वाले, क्योंकि अब जो सीखना चाहते हैं उसमें हम बिल्कुल भी फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते, यानी हम इस तरह का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि देखिए अगर फॉर्मूला ही यूज करना होता तो हम अलग से फिर इस टॉपिक को क्यों पढ़ते। तो इस टॉपिक को पढ़ने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप फॉर्मूले को ज्यादा यूज ना करें, आप डायग्राम से इसको सोल्व करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस रिजल्टेंट को यहां से हटा दिया। अब फिर करना क्या है, तो देखिए हम बार बार क्या बोलते हैं कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, या तो वो एक्स में हो सकता है या वाई में, या माइनस एक्स में, या फिर माइनस वाई में हो सकता है, किधर भी हो सकता है, या फिर जेड में, या फिर माइनस जेड में हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे ए वेक्टर जो है वो किधर है, तो ए जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें दिख सकता है, यहां पे देखिए एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि जो बी है, बी ना तो एक्स में है ना ही वाई में है, और जेड का तो यहां पता होता ही नहीं है, जेड कहां है हमें लेना देना नहीं है। मतलब यहां पे बी ना तो एक्स में है, ना वाई में है, ना जेड में है, यानी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो जब भी कोई वेक्टर आपको मिले ना, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, समझ में आया कि नहीं, तो उसको सबसे पहले आप क्या करिए, कंपोनेंट लेकर के उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दीजिए। अब हमने कंपोनेंट के बारे में पिछले वीडियो में ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, तो उसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां बी जो है ना तो वो मुझे किसी भी डायरेक्शन में आपको दिख रहा है क्या, वो है ही नहीं तो दिखेगा क्या। तो बी जो है ना किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका कंपोनेंट लेने वाला हूं और उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जरा ध्यान दीजिए, जो बी है वो y और x दोनों के प्लेन में है ना, मतलब देखिए y एक्सिस ये रहा बोर्ड के प्लेन में, x एक्सिस भी ये रहा, तो जो b रिजल्टेंट है वो इधर है। इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट जाएगा, एक कंपोनेंट तो जाएगा इस डायरेक्शन में माइनस एक्स में, क्योंकि देखिए कंपोनेंट हम कैसे लेते हैं, वैसे आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा था। देखिए बी वेक्टर ये है, तो एक्स कंपोनेंट में तो क्या करना है आपको, एक्स के एक्सिस में घुमाना है। अब इसको इधर तो नहीं घुमा सकते ना, बिल्कुल भी नहीं, ये वाई है और ये माइनस एक्स है, तो दोनों के बीच में है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है वो प्लस वाई और माइनस एक्स वाले का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट मान लीजिए माइनस एक्स और प्लस वाई का है, तो इसका कंपोनेंट उसी को वापस दीजिएगा ना जो मिलकर के इसको बनाया होगा, हमने समझा था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी है, हमें माइनस एक्स में लेना है कंपोनेंट, तो इधर घुमा दीजिए तो ये रहेगा, फिर प्लस वाई में तो ये रहेगा। कंपोनेंट का सिंपल मतलब होता है कि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसको वापस आप लौटा दीजिए, वही होगा सिंपल कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट लेना सीखा था, एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा, और हमने वहां पे आपको बताया था
कि थीटा जिस साइड से, जिस कंपोनेंट से सटा होगा, सी से सटना, सी से कॉस, वो कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा। मतलब ये tan√2 जो है उसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस होगा। क्यों? क्योंकि इससे एंगल सटा हुआ है, ठीक है। तो सी से सटना, सी से कॉस, तो यहाँ पे tan√2 cos 45, क्या ये बात आपको समझ में आया? और cos 45 जो होता है 1/√2 होता है, यानी यहां से इसको सोल्व करेंगे तो आएगा वो 10 न्यूटन। उसी तरह से इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ जो कि प्लस वाई डायरेक्शन में है, जो कि कितना आएगा tan√2, और ये आएगा साइन, क्योंकि एक cos होता है तो दूसरा साइन होता है, ठीक है। तो यहां से भी आ जाएगा 10 न्यूटन। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो देखिए यहां से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, हमें कहां फॉर्मूला नहीं लगाना है उस चीज को हम समझते हैं। तो जो अब इंपॉर्टेंट है अब ये है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में नहीं है तो सबसे पहले उसका कंपोनेंट लेके, कंपोनेंट क्यों सीखा था, इसी दिन के लिए सीखा था ना, ताकि मैं इस तरह से यूज कर सकूं। तो सबसे पहले आप उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दीजिए। हमने डायरेक्शन दे दिया। अब जरा देख के बताइए ध्यान से, यहां पे अगर आप इस डायरेक्शन को देखेंगे तो इस डायरेक्शन को देखने के बाद आपको एक एहसास होगा, मीठा मीठा सा, है ना, प्यारा सा एहसास होगा कि हमारे पास अब कुछ वेक्टर मिल चुके हैं जो कि हमें अलग अलग डायरेक्शन में यहां पे अपना अपना प्रतियोगिता दिखाते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए यहां ध्यान से, जो y एक्सिस y डायरेक्शन में है वो आपको कितना दिख रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए बताइए। जो y डायरेक्शन का है, y डायरेक्शन का वो 10 न्यूटन है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, y डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगा देता हूं। अब देखिए जो -x में है वो भी हमें दिख रहा है कि वो भी 10 न्यूटन ही है, और जो x डायरेक्शन में है वो हमें ऑलरेडी दे रखा था कि जो x डायरेक्शन का है वो हमें a ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो है वो 10 न्यूटन है। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब देखिए यहां कितना आसानी तरीके से आप आंसर बता सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इस बात को, है ना। बिना फॉर्मूले के आप आंसर आराम से बता सकते हैं, और जो हमें करना भी है, यानी हम तो फॉर्मूला बस स्टार्टिंग में समझने के लिए सीखा था क्योंकि वो स्टार्टिंग था, लेकिन हमेशा हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, ये बताइए, जो मान लीजिए इसको आप सेंटर है यहाँ पे मान लीजिए, जहां पे हर एक डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये बताइए इधर प्लस x डायरेक्शन में ये जो है वो प्लस 10 न्यूटन है, समझ में आया कि नहीं, और -x डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन है। तो आपको ये बात तो अच्छे से मालूम होगा, मान लीजिए कोई धागा है, कोई धागा मतलब रस्सी है, उस रस्सी को आप इधर 10 न्यूटन से खींचिए, इधर भी 10 न्यूटन, मान लीजिए ये है ये मार्कर, इसको मैं इधर भी 10 से खींच रहा हूं, इधर भी 10 से खींच रहा हूं, तो दोनों तरफ से मैं 10 से अगर खींचूंगा तो क्या ये मार्कर इधर या इधर मूव होगा? क्या कहीं नहीं मूव होगा, है ना। अगर ये नहीं टूटता है तो कहीं नहीं मूव होगा, टूट गया तो कोई बात नहीं टूट रहा है ऐसा हम मान रहे, तो नहीं टूटेगा, तो मैं कितना भी खींच लूं दोनों तरफ सेम फोर्स लगा के ये कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन के फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो गया, 0, और नेट फोर्स 0 तभी तो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, समझ में कि नहीं, किधर भी नहीं जाएगा। तो सिंपली आपको यही देखना है, जरा ध्यान से देखिए कि जो प्लस इधर की जो फोर्स है 10 न्यूटन, वो इधर है प्लस x डायरेक्शन में, और जस्ट उसके उल्टे डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, मतलब ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ में आया कि नहीं आपको? सिंपल, क्योंकि देखिए फोर्स है ये, और फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट हो तो माइनस हो जाता है, सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब बताइए केवल हमारे पास जो बचा हुआ है वो ये 10 न्यूटन बचा हुआ है ना, जो y डायरेक्शन में है, तो क्या इसको कोई कैंसिल करने वाला है क्या? अब आपके पास बताइए ओवरऑल कितना बचा। तो अगर ध्यान से देखिए तो इसी डायग्राम को अगर मैं एक और डायग्राम के फॉर्मेट में समझाऊं तो जरा ध्यान से देख के आप बताइए कि आपके पास अब केवल कितना बचा हुआ है। तो आपके पास ध्यान से देखिएगा तो कुछ नहीं बचा है, बस एक ही फोर्स आपको मिलेगा जो कि y डायरेक्शन में प्लस 10 न्यूटन लगता हुआ दिखाई देगा। अब एक ही है, तो अब बताइए एक ही है तो एक का क्या है, रिजल्टेंट। एक जिधर भी हो वही फाइनल होता है, वही रिजल्टेंट, वही कंपोनेंट, सब कुछ वही होता है। समझ में आया कि नहीं? तो आपका जो रिजल्टेंट फाइंड करना था ना कि बताओ ए बी का रिजल्टेंट कितना होगा, तो वो यही आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी फाइनल आपको आंसर जो मिला, यानी ये बताए जो रिजल्टेंट मिला वो कितना मिला, 10 न्यूटन। यानी आपको रिजल्टेंट सीधा लिख देना है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये फाइनल आंसर है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो जो इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान के रखना है। सबसे पहले वेक्टर, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, यानी ना तो x में हो, ना y में हो, ना z में हो, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो, तो सबसे पहले आप उसका कंपोनेंट लीजिए। कंपोनेंट लेकर के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप कर लीजिए। जैसे ही आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर लेंगे, उसके बाद अगर जो जो सेम डायरेक्शन में है उसको ऐड कर दीजिए, जो अपोजिट में है उसको माइनस कर दीजिए। वो कैसे ऐड होगा, कैसे माइनस होगा, अभी हम और भी डायग्राम लेने वाले हैं। अभी तो हमने केवल दो दो वेक्टर करके सीखा है, जो कि हमने पहले भी सीखा था, लेकिन हमें अभी जो सोल्व किया है वो डायग्राम वाले मेथड से किया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है फेजर डायग्राम।
इसी को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। समझ में आया कि इसमें हमने फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, हम केवल फेजर डायग्राम के हेल्प से करते हैं, यानी डायग्राम की हेल्प से जो भी आता है आंसर वही फाइनल आंसर आ जाएगा, रिजल्टेंट। क्या ये बात आपको समझ में आया? देखिए मोटा मोटा अगर समझाऊं मैं आपको ना, तो रिजल्टेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि जितने सारे फोर्सेज या जो भी है जितने सारे हैं सबका फाइनल इफेक्ट किधर होगा, जिधर फाइनल इफेक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अगर दो फोर्स आप अगर ऐसे लगाते हैं तो फाइनली जो फोर्स लगेगा इस वाले पॉइंट पे वो लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में केवल 10 न्यूटन, यही होगा इसका रिजल्टेंट। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अब बताइए अगर ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है तो आप आराम से बता सकते हैं ना कि कितने से कितने एंगल पे होगा। ये बताइए स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, ये स्टार्टिंग में इधर कितना था 10√2 था, है ना, जो कि यहां से कितना एंगल पे है 45, क्योंकि ये 45 तो ये भी 45। ये बताइए जो स्टार्टिंग में आपको ये तो बी दे रखा था, मैं ए दे रखा था इधर कितना 10 न्यूटन। तो आपसे अगर पूछा जाता है बताइए कि जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन यानी ए वेक्टर से कितना एंगल पे होगा, तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, ये 90 डिग्री देखिए 90 डिग्री पे, बी वेक्टर से कितना एंगल पे है तो 45 से। तो एक बार जब आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं ना इस डायग्राम से, तो आपको एंगल निकालने में जरूरत ही नहीं होगा, फटाफट डायग्राम से सब कुछ क्लियर दिखता है, आपको इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? तो आप इसको फटाक से नोट करिए, उसके बाद अभी ढेर सारे एग्जाम्पल करने हैं, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको 2 से ज्यादा यानी 3, 4, 5 ऐसे अगर वेक्टर्स दे रखे हो और वो सारी वेक्टर का अगर रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना हो तो आप किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे, आप किस तरह से आंसर तक पहुंचेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप इसको डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद खुद ही एक बार सोल्व करने की कोशिश करिए। हो सकता है आप खुद ही सोल्व कर ले, लेकिन भले ही सोल्व हो जाए, लेकिन मैं कहूंगा उसके बाद भी आप जरूर इसका सॉल्यूशन देखें, क्योंकि सॉल्यूशन करते टाइम हम बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं जहां पे और भी बहुत सारी चीजें हमें नए सुनने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, जो कि ए और जो सी है वो किसी पर्टिकुलर यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा आपको दिखाया गया है। लेकिन यहाँ जो बी वेक्टर है वो ना तो x में जा रहा है ना ही y में जा रहा है, ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। तो जैसा अभी हमने बात किया था, अगर कोई वेक्टर है जो कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम कंपोनेंट लेके पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसी डायग्राम में कर देता हूं सोल्व, लेकिन आप इस क्वेश्चन के अलावा दूसरे डायग्राम जरूर बना लें ताकि आपको पता चले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्या कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए और सी को एज इट इज रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्स और वाई डायरेक्शन में है, जो यहां पे किसी भी डायरेक्शन में नहीं है वो है बी। तो हम बी को सबसे पहले डायरेक्शन दे देते हैं, क्योंकि वेक्टर जो अगर मान लीजिए डायरेक्शन आप नहीं देते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन के बिना तो हम इससे बात ही नहीं करते। तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं यानी एक्स और वाई। ठीक है, तो देखिए हमेशा कंपोनेंट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए वाई और -x के बीच में है बी, मतलब बी जो है वो +y और -x वाले वेक्टर के मिलने से बना होगा। तो मैं इसका कंपोनेंट एक इधर लेने वाला हूं, एक इधर लेने वाला हूं। तो चलिए इसका कंपोनेंट सबसे पहले हम -x में लेने वाले हैं। तो -x में जब लेंगे तो यहाँ पे बताइए ये कॉस होता है, एक साइन होता है, तो ये कॉस होगा या साइन, फटाक से बता सकते हैं कि ये जो आएगा वो कॉस वाला आएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि थीटा जिससे सटा हुआ हो वो कंपोनेंट जो होता है कॉस होता है, सी से सटना सी से कॉस, ऐसे भूलने की जरूरत नहीं है। और cos 37 जो होता है वो 4/5 होती है, और 4/5 जब रखेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2 न्यूटन। क्या ये बात आपको समझ में आया? आप cos 37 को 4/5 रखिए, ये जो बनेगा वो बनेगा 2 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल होगा, आप रख से कर सकते हैं। देखिए ये जितने सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, 10, 37, 53, cos 37, 53 या sin 37, 53 या फिर sin cos 10 जो भी होता है 0 से 90 डिग्री यानी 0, 30, 45, 60, 90, ये सारे वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जिसका लिस्ट मैंने एक वीडियो में आपको दिया हुआ था वेक्टर जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स के टाइम पे। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कहीं से भी याद करिए, बस इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बगैर हम तो कहीं कुछ करने ही नहीं वाले। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट आया -x में वो आया -2 न्यूटन। उसी तरह से देखिए इसको कंपोनेंट जिधर भी लेते हैं ना, मतलब सिंपली आप उसको उधर घुमा दीजिए, तो इधर घुमा दिए, तो जब ऊपर घुमाएंगे तो इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा 5/2। जरा ध्यान से देखिए 5/2 sin 37, क्योंकि हमने एक cos लिया तो दूसरा sin ही होगा, और sin 37 जो होता है वो होता है कितना, 3/4 या 3/5 या 4/5, बताइए जल्दी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। sin 37 है, इसको आप 3/5 कर दीजिए, तो 3/5 करिएगा तो यहां से जो बनेगा वो 3/2 न्यूटन बन जाएगा। यानी इसका ये जो वेक्टर था ना तो x में था ना ही y में था, अब मैंने इसको 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, यानी कंपोनेंट ले लिया।
जो कि y डायरेक्शन में 3/2 न्यूटन हो गया, और जो -x में है वो 2 न्यूटन, यानी इसके और इसके मिलने से ही ये 5/2 न्यूटन बना था। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ मेरे पास बहुत सारे वेक्टर है, एक तो a है, एक c है, और b जो एक था अब 2-2 पार्ट हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, यानी सबसे पहले चलिए मैं आपको क्या करता हूं, एक सिंप्लीफाई वे में एक थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। यानी जो भी यहां पे मुझे दिख रहा है उस सारे ही वेक्टर को, यानी सारे ही फोर्स को मैं इस एक ही डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूं, और अच्छे तरीके से सबको सेपरेट वे में। तो चलिए यहां पे बताइए, जो x डायरेक्शन में फोर्स है वो x डायरेक्शन में कितना है, 5 न्यूटन। तो मैंने क्या किया, x डायरेक्शन में जो भी है उसको मैंने चलिए 5 न्यूटन इस तरह से लगा देता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इधर रहा 5 न्यूटन, बस मैं लिख देता हूं जिधर जो है। अब बताइए y में कितना है, तो ये 3/2, देखिए जरा ध्यान से, y में जो है ये 3/2 भी है, प्लस इसके अलावा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो c जो है वो भी y डायरेक्शन में ही है। और हमने अभी आपको बताया था, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर है, प्लस माइनस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब बताइए ये c और ये 3/2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो अब मैं ओवरऑल अगर मैं लिखूंगा इस डायरेक्शन में कि y डायरेक्शन में अब कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, तो 3/2 प्लस 5/2। तो अब 3/2 प्लस 5/2 दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो दोनों को ऐड करिए, कितना बनेगा, 8/2 यानी 4 न्यूटन, यानी ऊपर जो बना वो बना 4 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आया? उसी तरह से बताइए ये -x में भी है, तो -x में कितना है ये भी आप बता सकते हैं, ये है 2 न्यूटन। यानी हमारे पास जो अब फाइनली फोर्स आया वो आया कि x डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, और y डायरेक्शन में 4 न्यूटन है, और -x डायरेक्शन में 2 न्यूटन है। अब इसको और सिंप्लीफाई वे में आप आराम से इस डायग्राम को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, x डायरेक्शन में प्लस x में 5 न्यूटन, -x में 2 न्यूटन, यानी ये दोनों अपोजिट है ना, और जब दो वेक्टर अपोजिट होता है तो क्या वो दोनों फिर से माइनस हो जाएगा? अरे होगा या नहीं भैया, बताइए जल्दी, शर्माने वाली कोई बात नहीं है ना, बता दीजिए खुल के। बिल्कुल माइनस हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो, सेम में होता तो प्लस हो जाता। तो यहाँ पे बताइए, अब मैं फाइनल इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई वे में अगर लिखना चाहूं तो आप देख पाएंगे कि इधर की तरफ जो लग रहा है ये 4 न्यूटन लग रहा है, और देखिए इधर लग रहा है राइट साइड की अगर आप बात करेंगे तो राइट साइड लग रहा है 5 न्यूटन, और लेफ्ट साइड लग रहा है 2 न्यूटन। तो ये बताइए राइट साइड 5 ज्यादा है, लेफ्ट साइड कम है, तो जिधर ज्यादा होगा उधर ही रिजल्टेंट जाता है ना, मैंने बात किया था, रिजल्टेंट उधर जाता है जिधर ज्यादा होता है, सिंपली सी बात है, उसका कंट्रीब्यूशन रिजल्टेंट में ज्यादा होगा। तो ये 5 ये 2, तो फाइनली इधर बनेगा ना 3, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, क्योंकि ये 2 माइनस हो गया इधर, तो ये बचा 3। यानी हमारे पास जो फाइनल अब डायग्राम बना, यही डायग्राम को हमने सिंप्लीफाई वे में ये निकल के आ गया। अब यहां पे आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो ये बताइए, हमने सभी फोर्स को तोड़ते फोड़ते, जो फोर्स तोड़ने का काम करता है, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, फोर्स को ही तोड़ा हुआ है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करते करते यहां तक आ चुके हैं। अब मुझे फाइनली इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब सिंपली ऐसे ही हो गया ना कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ, अगर दोनों 90 डिग्री पे है तो ये सिंप्लीफाई में निकाल सकते हैं। तो ये बताइए, जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है तो हम केवल क्या कर देते हैं, अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर का सम कर देते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे करना है 3 का स्क्वायर प्लस, जरा ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर, यानी देखिए कितना खूबसूरत आंसर बना, 5 न्यूटन। यानी यहाँ जो इतना उलझा के हमें फोर्स दिया था ना कि ए रहा, बी रहा, सी रहा, और उसमें भी बी जो है वो 37 डिग्री एंगल पे, तो इतने सारे घुमाया हुआ जो फोर्स था वो बस सिंपल कितना था, बस 5 न्यूटन था। यानी ये सारे फोर्सेज जो लग रहे थे सबका इफेक्ट कितना होगा, केवल 5 न्यूटन होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो ये जो इफेक्ट है ना 5 न्यूटन, यही है रिजल्टेंट। जितने सारे आपको दे रखा था वो सारे का रिजल्टेंट। यानी हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन एक चीज की कमी अभी भी खल रही है। किस चीज की? बस हमें ये कोई बता दे भैया कि यहां से कितना एंगल पे है, तो निकालना बहुत ही आसान है। tan अल्फा, और बताइए tan, ये अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये 4/3, और tan 4/3 जो होता है वो 53 होता है, आपको याद होना चाहिए। यानी अल्फा जो हुआ वो 53 डिग्री आ गया। यानी अब आप आराम से रिजल्टेंट को अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं किस तरह से आप लिख सकते हैं उसको मैं बता देता हूं। रिजल्टेंट को आप लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो है, चलिए मैं आपको लिख भी देता हूं एक तरफ, एक में, है ना, बाकी मैं दोबारा से नहीं लिखने वाला हूं, है ना, हर बार मत समझिएगा मैं लिखने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं, आप खुद लिखिए। रिजल्टेंट जो है वो आप बोल सकते हैं 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट कॉमा लगा के लिख सकते हैं 53 डिग्री। कहाँ से कहाँ, तो देखिए अल्फा x से मेजर कर रहे हैं ना, और यहाँ जो y है, तो यहाँ सिंपली बोल सकते हैं 53 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। क्या ये बात आपको समझ में, फ्रॉम x एक्सिस, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। यानी सिंपली आप बता दीजिए कि जो रिजल्टेंट है वो कौन से एक्सिस से कितना एंगल पे आ रहा है। तो x से बोला जाएगा तो 53 पे आ रहा है, y से बोला जाएगा तो पूरा 90 में से 53 माइनस कर दीजिए 37 से,
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये भी अभी तक समझ में आ चुका होगा कि फेजर डायग्राम में हम फाइनली करने क्या वाले हैं। यानी सिंपली हमें बहुत सारे फोर्सेज अलग अलग डायरेक्शन में डरावना सा फिगर बना के दिया जाएगा और हमें बोला जाएगा बताओ जितने सारे फोर्सेज लग रहे वो सभी, या कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी कोई सा भी हो सकता है, जितने सारे लग रहे सभी का इफेक्ट अगर मुझे देखना है तो फाइनल इफेक्ट कितना होगा। तो यहाँ भले ही 3 फोर्स लग रहा था, लेकिन सबका जो फाइनल इफेक्ट होगा ना, यानी छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी आकर के 5 न्यूटन फोर्स लगाता ना, तो वो भी उतने ही काम करता जितना ये 3 मिल करके लगा रहा था। ये बात समझना, इसलिए कहते हैं ना थोड़ा दिमाग भी लगा लेना चाहिए काम करने से पहले। पता चला काम तो कर रहे लेकिन प्रॉपर कर ही नहीं रहे। तो ये बताइए, ये 3 आदमी परेशान होगा। एक तो 5 न्यूटन लगा रहा है, एक 2 न्यूटन, इधर 5/2 लगा रहा है, 5/2 और लगा रहा है। लेकिन वहीं पे 3 आदमी की जगह केवल अगर 5 न्यूटन भी आप अगर लगा देते हैं ना, और पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में, तो उतने ही काम होगा जितना कि यहाँ पे 3 लोग मिलकर के कर रहे थे। इसीलिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में, क्योंकि फिजिक्स अगर आप समझने लग जाते हैं ना, तो बहुत सारी काम जो होते हैं आसानी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। क्योंकि अभी तो बस स्टार्ट है, डेमो है फिजिक्स का ये सारी चीजें। लेकिन आगे चल के आप इतने अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे आप एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि वहाँ आपको मजा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ के। आपको लगेगा नहीं भैया, फिजिक्स अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं बहुत कुछ मिस करता, है ना। तो चलिए, आपने अगर ये वीडियो दिख रहे हैं, इसका मतलब आप मिस नहीं करने वाले हैं, आप ऑलरेडी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको मजा आने वाला है। आपको कांग्रेस है ना, आगे आने वाले आपके मजे के लिए। चलिए ठीक है, तो आप ज़्यादा मजे भी ना करें, बस थोड़ा सा पढ़ने पे भी फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है, मजे नहीं करने, आपको फाइनली नंबर चाहिए। तो उसके लिए चलिए, मजा आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपको समझ में भी आना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में स्कोर भी कर सके, जिससे आपका प्लेसमेंट यानी सिलेक्शन होने वाला है। चलिए ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा हम करने क्या वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ सी ही वेक्टर केवल है जो कि एक पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में है, बाकी ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। तो अभी हमने बात किया था, बिना टाइम खराब किए हम फटाक से अब इसको सोल्व करेंगे और आपको फटाक से समझ में भी आ जाएगा। जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है उसको सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन दे देने वाले हैं। तो ये बताइए 5 का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, तो 5 cos 37, क्योंकि थीटा जिससे सटा होता है वो cos होता है। तो cos 37 4/5 होता है, तो ये जो आएगा वो 4 न्यूटन आएगा कैंसिल होके। फिर उसी तरह से इसका एक कंपोनेंट ऊपर भी जाएगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा 5 sin 37 डिग्री, क्योंकि cos नीचे आ गया, और 5 sin 37 जो होगा 3 न्यूटन आ जाएगा सोल्व करने के बाद, क्योंकि sin 37 होता 3/5। उसी तरह b का भी हम 2 कंपोनेंट ले सकते हैं। b का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि आएगा 5 cos, क्योंकि 53 जो है वो भी नीचे वाले से सटा हुआ है, c से सटना c से cos, आपको भुलाना नहीं है। cos 37 होता 3/5, तो यहाँ से 3 न्यूटन आ जाएगा। उसी तरह से बताइए जो b है, b का ऊपर भी एक कंपोनेंट जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b का ऊपर का कंपोनेंट। बताइए कितना जाएगा, तो देखिए ये b है और यहाँ b का ये देखिए ये cos हो गया तो ये sin होगा, यानी 5 sin 53, और 53 अगर आपको ध्यान हो तो sin 53 कितना होता है 4/5, यानी यहाँ से 4 न्यूटन आ गया। तो अभी जितने सारे ए और जो बी वेक्टर था जो कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं था, उसको मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, जितने सारे मैंने डायरेक्शन दिए हैं, यानी हमारे पास अब ढेर सारे फोर्स हो गए हैं। एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक -x में, एक y में और -y में। ये -y होगा ना, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये -y होगा, यानी एक -y में है और दो फोर्स है जो कि +y में है। तो इतने सारे फोर्स को मैं सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहता हूं, तो चलिए मैं लिख देता हूं फटाक से, है ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होना चाहिए। यानी इधर x, इधर -x और इधर -y, टिक टिक, है ना, और इधर y। अब चलिए फटाफट जो भी है मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो इधर बताइए x डायरेक्शन में कितना है, तो x डायरेक्शन में जो है वो 4 न्यूटन। देखिए मैं समझाने के लिए यहाँ दो डायग्राम बनाने वाला हूँ अभी, लेकिन आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूँ। 4 न्यूटन इधर है, जो c है वो तो नीचे की तरफ है, और जो c है वो 7 न्यूटन है। मैं सिंपल अभी लिखने वाला हूँ, अभी बस ABCD नहीं लिख रहा हूँ, फोर्स लिख रहा हूँ। इधर जो -x में है वो है 3, तो मैं इधर लिख देता हूँ 3 न्यूटन। देखिए देखने में कितना सही लगेगा, ऊपर लग रहा है एक तो 3 न्यूटन यहाँ लग रहा है और एक 4 न्यूटन यहाँ लग रहा है। आप किसी फोर्स को भूले ना, अधिकतर जो मिस्टेक होता है ना यहाँ पे, वो फोर्स छूट जाता है। तो आप ध्यान से देखें, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, तो यानी ऊपर जो आया वो आएगा 7 न्यूटन। यानी यहाँ जितने सारे लेंथी डायग्राम आपको दिख रहा था वो सारे सिंप्लीफाई वे में ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी भी पूरा सिंप्लीफाई नहीं है। अभी भी हमें बहुत सारे फोर्स इसमें दिख रहे हैं, 4, लेकिन हम चाहते नहीं 4 दिखे, हम तो फाइनली एक फोर्स चाहते हैं ना, जिसको हम रिजल्टेंट बोलने वाले, क्योंकि रिजल्टेंट का मतलब ही होता है सिंपली एक लगना चाहिए किसी डायरेक्शन में। तो हम उसी के खोज में जा रहे हैं, तो यहाँ 4 लग रहे हैं। अब बताइए इसको सिंप्लीफाई में अभी हमने क्या बताया, अब देखिए x में पहली बार देखिए, फिर y में देखिए। तो x में बताइए +x में 4 लग रहा है, इधर लग रहा है, देखिए इधर लग रहा है 4 और उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है 3।
तो ये 4 इधर खींच रहा होगा, 3 इधर खींच रहा होगा, तो फाइनली इधर जाएगा ना, क्योंकि इधर ज्यादा फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर जाएगा। और जब हमने बताया वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट होता है तो माइनस करते हैं, सेम डायरेक्शन में होता है तो प्लस। इसीलिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने 7 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 4 और 3 जो है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने जोड़ दिया सीधा। आपको कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, माइनस, तो इधर 4 इधर 3 माइनस करिए तो 1 आएगा, और 1 किधर आएगा, ज्यादा की तरफ, हमेशा रिजल्टेंट ज्यादा की तरफ ही जाता है। तो इधर 4 है, इधर 3 है, मतलब इधर आ गया 1। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो मैं प्लस x डायरेक्शन में लिखने वाला हूं 1 न्यूटन। क्या ये बात आपको समझ में आया? फिर बताइए, नीचे लग रहा है 7, ऊपर लग रहा है 7, तो जरा ध्यान से देखिए, प्यार से, मगर काटिए दोनों को, मगर प्यार से। क्या समझ में आया? तो फाइनल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने सारे फोर्सेस दे रखे थे वो सभी फोर्स का जो इफेक्ट है ना वो बस 1 न्यूटन का है। यानी 4 लोग 3 लोग इतना फोर्स लगा के परेशान हो रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जाके 1 न्यूटन का फोर्स लगा के उस काम को कर सकता है। तो वो कैसे करेगा? तो उसके पास दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा कि अच्छा भैया इतना दिमाग, इतने सारे फोर्स लग रहे, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाएगा और वो 1 न्यूटन बस ऐसे एक उंगली फंसाएगा उसमें और एक्स डायरेक्शन में से खींच देगा, उतना काम हो जाएगा। क्योंकि जो फाइनल इतने सारे फोर्स लग रहे थे, सबका जो फाइनल इफेक्ट है ना वो केवल 1 न्यूटन का है, और वो है एक्स डायरेक्शन में। इसी 1 न्यूटन को हम बोलने वाले हैं कि रिजल्टेंट है ये जो 1 न्यूटन आया वो रिजल्टेंट हुआ। रिजल्टेंट हमेशा सिंगल आएगा, फाइनल आएगा किसी न किसी प्रॉपर डायरेक्शन में। तो आप आराम से बता सकते हैं जो रिजल्टेंट है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है, यानी जो सी है उससे 90 डिग्री एंगल पे है, जो ए है उससे 37 डिग्री एंगल पे है, और जो बी है तो बी से देखिए, अगर यहां से अगर मेजर करते हैं तो यहां से देखिए रिजल्टेंट ये है, तो बी से अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो 90 प्लस 37 जो भी होगा वहां से आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो आप यहां से कर लीजिए, ठीक है। तो फाइनल अगर हम ये निकाल लेते हैं, फिर आगे का आंसर निकालना बहुत ही आसान है, उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा कि रिजल्टेंट का मतलब क्या है, और ये फेजर डायग्राम से हम बिना फॉर्मूले यूज किए किस तरह से आसानी वे में हम सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ध्यान से हर एक स्टेप को देखिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये सारे कंसेप्ट बहुत बार यूज होता है ना। लेकिन आपको इतने सारे प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं कि आपको कभी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फ्लो में अपने आप सारा चीजें होने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट आप नोट करिए, उसके बाद एक नए कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, और यहाँ पे और भी अच्छे कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स इज 0। अब देखिए मैंने वेक्टर के बगल में लिखा हुआ है फोर्स, तो देखिए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं समझने के लिए फोर्स को लेने वाला हूँ। आप उसी तरह से किसी भी वेक्टर को कर सकते हैं, तो बस हम फोर्स को अभी तक कैलकुलेशन कर रहे थे, इसलिए हमने फोर्स को ही लिया ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से फील आ जाए, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, अगर मान लीजिए अगर रिजल्टेंट अगर वेक्टर्स का 0 है, इसका मतलब क्या क्या कंडीशन होना चाहिए उसी के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स इज 0। अब रिजल्टेंट होता क्या है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए एफ रिजल्टेंट का मतलब क्या है, तो एक्स डायरेक्शन का जो भी फोर्स है, वाई डायरेक्शन का जो भी फोर्स है, और जेड डायरेक्शन का जो भी फोर्स है, उस सभी का वेक्टर सम जो होगा वही रिजल्टेंट होगा। अगर अभी आपको याद हो तो हमने क्या किया था, जितने सारे हमें वेक्टर्स दे रखे थे अलग अलग एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन में, उस सभी को कंपोनेंट लेके हमने एक्स वाई जेड, इस तरह से जेड तो नहीं था, एक्स वाई या माइनस एक्स माइनस वाई इसमें कन्वर्ट कर लिया था। फिर हमने क्या था, माइनस एक्स और प्लस एक्स वाले को दोनों को वेक्टर सम किया था। वेक्टर सम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इधर प्लस है इधर माइनस होगा ना, क्योंकि वेक्टर अगर आपने प्लस इधर लिया इधर माइनस, तो वेक्टर सम का मतलब है हमें आपको प्लस माइनस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहां पे देखिए ये सिग्मा का मतलब सम होता है, सिंपल आप अभी समझ लीजिए। सिग्मा का मतलब इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा का मतलब समेशन, और ये है एफ एक्स वेक्टर, यानी एक्स डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है। अब देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नहीं, यहाँ एक्स डायरेक्शन का मतलब है पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। यानी एक्स डायरेक्शन के एलोंग, एलोंग का मतलब माइनस एक्स भी प्लस एक्स भी दोनों ही होता है एलोंग का मतलब। इन द डायरेक्शन का मतलब प्रॉपर इस डायरेक्शन में, है ना। तो एलोंग यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो एक्स डायरेक्शन में जितने सारे फोर्स लग रहे हैं सभी फोर्स का वेक्टर सम, प्लस वाई डायरेक्शन में सभी फोर्स का वेक्टर सम, प्लस जेड डायरेक्शन में सभी फोर्स का वेक्टर सम, और सबको जब हम सम करेंगे तो वही रिजल्टेंट कहलाएगा। और जो हमें अभी कैलकुलेट भी किया था, रिजल्टेंट का मतलब सबका सम फाइनली किधर आएगा उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो यहां पे बोला गया अगर मान लीजिए अगर ये रिजल्टेंट जो फोर्स है वो अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंपल आप भी बता सकते हैं कि मान लीजिए ये अगर 0 है तो 0 कब होगा, जब ये तीनों एक साथ 0 हो जाए।
साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये दोनों जीरो हो जाए और ये जीरो ही नहीं है, तो फिर एफ रिजल्टेंट जीरो थोड़ी होगा, ये तो एफ जेड के इक्वल हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इसका मतलब हर एक डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इस चीज को आप ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को सोल्व करें। आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, फिर आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा तो और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या बताया, अब बस की पॉइंट जो भी है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए सिंपली क्या करना है, अगर कोई वेक्टर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, यानी एक्स वाई जेड किसी में नहीं है, तो उसको सबसे पहले आप कंपोनेंट लेकर के पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दीजिए। पहली बात तो हमने अभी तक जो समझा हुआ है। फिर दूसरा जो अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा है कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर, अगर मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर आपको दे रखा है, सभी का रिजल्टेंट अगर जीरो है, तो अगर मान लीजिए सभी का रिजल्टेंट जीरो है, उसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अगर इंडिविजुअल सम करूं तो वो भी जीरो होना चाहिए। समझ आए कि नहीं? यानी एक्स में भी नेट जीरो होना चाहिए, वाई में भी नेट जीरो और जेड में भी नेट जीरो होगा, तभी सबका मिला के नेट जीरो होगा, उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। तो समझ में आया? तो सिंपली आपको यही चीज ध्यान में रखना है, रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी तीनों ही डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी नेट वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? अब चलिए, अगर मान लीजिए, देखिए कंसेप्ट, पहली बात तो थियरी से बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, अभी मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये चीज अच्छी बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। तो चलिए मैं इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ T1, T2, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन इज जीरो। हमें बोल रखा है कि जितने सारे यहाँ दिख रहा है आपको वेक्टर, सबका रिजल्टेंट क्या है? जीरो है। तो अगर सबका रिजल्टेंट जीरो है, देन बताओ कि T1 और T2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हमें T1 T2 वेरिएबल है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा कि जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर देना। तो यहां पे देखिए 20, 10 और 5 ऑलरेडी x माइनस वाई और y डायरेक्शन में है। तो मैं यहां पे देखूंगा तो T1 T2 मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। आपको भी लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो सबसे पहले T1 T2 को कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये बताइए T1 का अगर मैं इधर का कंपोनेंट लूं तो कितना आएगा? तो एक T1 का कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक ऊपर आएगा। तो ये बताइए ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो 30 डिग्री से सटा हुआ कंपोनेंट है, मतलब cos थीटा, और T1 cos 30 करेंगे तो cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, है ना। तो इसका T1 cos 30 का मतलब क्या हुआ? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं T1 √3/2। क्या ये बात आपको समझ में आया? उसी तरह से इधर का देखेंगे तो T1 sin 30 आएगा, और T1 जो होता है sin 30 होता है 1/2, यानी T1/2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं T का कंपोनेंट लूं तो T2 का ऊपर जाएगा एक इधर जाएगा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट थीटा से सटा हुआ है, मतलब ये cos थीटा वाला जाएगा। और जैसा कि अभी बात किया था, यहाँ पे T2 cos 37 जाएगा, सॉरी 30 डिग्री जाएगा। तो T2 √3/2, क्योंकि cos 30 होता है √3/2। उसी तरह से इधर का अगर हम देखेंगे तो इधर आएगा T2 sin 30, जो कि यहाँ पे sin 30 1/2 होता है, तो T2/2 हो गया। यानी यहाँ अब जितने सारे आपको दिख रहा होगा फोर्स, वो सारे के सारे किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। एक्स वाई जेड यानी -x -y, इसी में से किसी न किसी डायरेक्शन में है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा इसको अब मैं कंडीशन लगाने वाला हूं जो हमें दे रखा है। अब मैं अलग से डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि समझना है अभी, इसलिए मैं अलग अलग डायग्राम बना के समझा रहा हूं। अब आप खुद भी सोच सकते हैं और आपको उतना टाइम भी नहीं देना चाहिए, यहीं से डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए। देखिए कैसे लिखेंगे, एक भी फोर्स बस छोड़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमें रिजल्टेंट दे रखा है जीरो है, और रिजल्टेंट जीरो का मतलब एक्स में भी नेट जीरो होना चाहिए, वाई में भी नेट जीरो होना चाहिए, और जेड में भी नेट जीरो होना चाहिए, तभी जाके फाइनल रिजल्टेंट जीरो हो पाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो सिंपली आपको कंडीशन लगाना है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे जेड एक्सिस है ही नहीं, यानी जितने सारे फोर्सेज है वो केवल एक्स और वाई में है। इसका मतलब हमें केवल यहाँ पे दो ही कंडीशन लगाना है कि एक्स में नेट जीरो होना चाहिए और वाई में, क्योंकि जेड में तो ऑलरेडी जीरो है, जेड में तो कुछ है ही नहीं, समझे कि नहीं। तो जेड भी अगर होता तो मैं सोचता, लेकिन यहाँ केवल एक्स और वाई एक्सिस है, इसलिए मैं केवल इस दोनों कंडीशन को जीरो करने वाला एक्स और वाई वाले कंडीशन लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहला मैं कंडीशन जो लगाऊंगा वो एक्स डायरेक्शन वाला लगाऊंगा कि इसमें एक्स डायरेक्शन का जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। अब ये कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि एक्स में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ध्यान से देख के बताइए, एक्स में एक तो T1/2 लग रहा है, T2/2 लग रहा है, और एक 10 न्यूटन लग रहा है। तो आप देखिए सिंपल बताइए, इस डायरेक्शन में एक्स में मैं प्लस एक्स और माइनस एक्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं अलोंग द एक्स एक्सिस बात कर रहा हूं, जो कि इधर भी हो सकता है इधर भी, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स में नेट जीरो कब होगा? तो जितना राइट साइड लग रहा है उतने ही इधर भी लगना चाहिए, यानी जितना प्लस एक्स में लग रहा है उतने ही माइनस एक्स में लगेगा, तभी तो एक दूसरे को वो कैंसिल आउट करेगा और तभी तो वो जीरो होगा।
अगर मान लीजिए इधर ज्यादा हो गया इधर कम, तो फिर x में नेट प्लस x में नहीं चला जाएगा, जबकि हमें क्या करना है, x में नेट जीरो करना है। तो x में नेट जीरो करने का मतलब जितना प्लस x में लग रहा है उतना ही माइनस x में लगना चाहिए, दैट्स इट। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। यानी हमें यह ध्यान में रखना है कि जो प्लस x में है, अगर मुझे x डायरेक्शन में x के अलोंग अगर जीरो करना है नेट फोर्स को, या जो भी दे रखा है उसका रिजल्टेंट जीरो करना है, तो हमें क्या करना है, जितना प्लस में है उतना ही माइनस में होना चाहिए। तो ये बताइए प्लस में कौन कौन से है, तो प्लस में 10 न्यूटन है प्लस t/2, ये t2/2 भी है। तो मैं सबसे पहले राइट साइड वाला ही लिख देता हूं कि t2/2 प्लस 10, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे, अपोजिट रहता तो माइनस करते। तो यहाँ t2/2 प्लस 10 ये जो है, समझ में आया कि नहीं, तो t2/2 प्लस 10 जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो t1/2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितना प्लस x में उतनी माइनस x में होगा तो फाइनल जीरो हो जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 को जरा एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेगा 20, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ से जो बना वो कितना बना, t2 प्लस 20 इज इक्वल्स टू t1, यानी यहाँ से जो इक्वेशन बना वो बना t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 20। क्या ये बात आपको समझ में आई? इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, समझ में यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा कंडीशन में क्या करता हूँ, y डायरेक्शन में लगा देता हूँ कि y में भी नेट कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट जीरो होने के लिए x y z तीनों में ही जीरो होना चाहिए, जबकि यहाँ z नहीं था इसलिए हमने केवल x y की बात किया। तो आप बताइए y में जीरो होने के लिए सिंपल सी बात, जितना प्लस y में होगा उतना ही माइनस y में भी होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वेक्टर अपोजिट होता है तो कैंसिल कर देता है, और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो ऊपर जितना लग रहा है उतना ही नीचे होना चाहिए, तो सिंपल आप उसको इक्वेट कर दीजिए। बताइए ऊपर क्या क्या लग रहा है, तो इसको मत भूलिएगा, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा देखिए बीच में छुपा हुआ है, इसको नहीं भूलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी ये प्लस 5 न्यूटन तीनों मिल करके किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये 20 न्यूटन को, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है, जितना ऊपर लग रहा है उतनी ही नीचे, नेट जीरो होने के लिए। तो सिंपल ऊपर क्या क्या लग रहा है लिखिए, t1√3/2 प्लस t2√3/2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20, क्योंकि ये जो लिखा है वो ऊपर वाला लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू नीचे वाला, क्योंकि अपोजिट सेम होगा तभी कैंसिल करेगा, और y में नेट जीरो होगा, क्योंकि किधर भी अगर ज्यादा हो गया तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा y में, समझ में, जबकि तीनों हर एक डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। अब इसको जरा सोल्व करिए, कितना बनना है यहाँ से देखिए, तो यहाँ से t1, चलिए मैं जल्दी से सोल्व कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से इधर ले जाता हूँ, फिर 2 को इधर ले जाऊंगा, 40, यहाँ से 10 बनेगा, उधर जाएगा तो 30। अब चलिए मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, t1 प्लस t2 जो बना यहाँ से वो बना, यहाँ से देखिए ये 10 इधर गया, 40 इधर गया तो 30 डिवाइडेड बाई √3, 30 डिवाइडेड बाई √3। आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एलसीएम ले लिया तो 10 बना, ये 2 इधर जाके 40 बना, 40 माइनस इधर जाएगा तो 10, 30, और इधर √3 को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। वो कैलकुलेशन है, सिंपली है ना, इसमें थोड़ा जगह कम है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी कर दिया। इसको जरा सोल्व करिए, तो इसको 30 को क्या ले सकते हैं, 10 × 3, तो यहाँ पे बनेगा 10√3। क्या ये बात आपको समझ में है? तो इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, दोनों को क्या करें, ऐड कर दीजिए। दो इक्वेशन को सोल्व करना हम लोग 9th-10th में सीख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों को जब ऐड करेंगे तो t2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 और 2 को ऐड करने वाला हूँ, और जैसे ही ऐड करेंगे तो ये t2 कैंसिल, यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2t1 इज इक्वल्स टू ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 10√3 प्लस 20 ये बनेगा। ठीक है, अब सिंपल यहाँ से आप t1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ बताइए t1 जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 5 बनेगा, यहाँ से कितना बने यहाँ से बताइए, तो चलिए मैं कॉमन वगैरह भी ले लेता हूँ, तो 2 × √3 प्लस 2, ये इतना न्यूटन बन जाएगा t1। क्या ये बात आपको समझ में? कैसे लिखा, हमने 10 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे √3 प्लस 2 बचेगा, और 10 को ये 2 से इधर गया तो 5 टाइम्स में, सॉरी ये 2 नहीं होगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 जाएगा नीचे, ये 10 से 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना। और जब आपको t1 मिल गया तो t2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे t1 मिल गया ना, तो आप क्या करेंगे t2 के लिए, तो यहाँ पे बताइए t2 इज इक्वल टू t1 माइनस 20, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो t2 की वैल्यू आएगी वो आज यहाँ से देखिए t1, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, तो यहाँ से t1 माइनस 20 ये जो भी बनेगा वो आंसर आ जाएगा। यानी हमने t1 लिख दिया, यहाँ पे t1 इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये वाला पार्ट है ना, ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। बाकी दो इक्वेशन बनने के बाद, यानी एक इक्वेशन ये दोनों बनने के बाद कोई डाउट तो रहता नहीं है, फिर आसानी से सोल्व हो जाता है ना। बस आपको ये दोनों समझ में आना चाहिए। यानी फाइनली अगर मैं अभी तक में बताऊं तो जो भी की पॉइंट है जो कि आज के क्लास में हमने सीखा है वो ये है, सबसे पहले जब भी रिजल्टेंट की बात हो, मतलब हमें फाइनली ओवरऑल एक डायरेक्शन में किसी वेक्टर को सबको रिजॉल्व करना है,
तो सबसे पहले आप देखिए कौन से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर कोई वेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो सबसे पहले आप कंपोनेंट लेकर के उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन दीजिए। उसके बाद जो जो सेम डायरेक्शन में उसको ऐड कर दीजिए, जो डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस करिए, और माइनस करने के बाद फाइनल जो बचेगा वो किधर होगा, तो जिधर ज्यादा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? फिर दूसरा कंसेप्ट, अगर रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, इसका मतलब हर एक डायरेक्शन का, x का भी, y का भी, z का भी, तीनों का सम जो है रिजल्टेंट इंडिविजुअल 0 होना चाहिए, तभी जाके रिजल्टेंट जो है वो 0 हो पाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो वो कैसे 0 होगा, तो आपको इस तरह से सोल्व करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके आज के लेक्चर जो भी हमने सीखा है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये सारी क्वेश्चंस को आप बिना सॉल्यूशन देखे खुद से जरूर सोल्व करें, ताकि आपको और अच्छे से अंदर से समझ में आए कि हाँ एक्चुअली हम कर क्या रहे। वैसे बहुत सारी चीजें ये जितने भी हमने सीखा है वो टफ नहीं है, सारे के सारे ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।